हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं जनरल आंसर राइटिंग फॉर मेंस एग्जामिनेशन। कुछ बेसिक बातें जिससे कि आप अपने आंसर को ज्यादा अच्छे तरीके से लिख पाए, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आपको ये पता है कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो आप अपना 25% काम कर चुके हैं। बाकी का आप बचा हुआ 25% काम क्या है कि आपके दिमाग में रोड मैप तैयार है कि आपको किस डायरेक्शन में आगे जाना है। अगर आपको प्रॉब्लम पता है और आपको ये पता है कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अगर आपको एक रोड मैप तैयार है, आपको पता है कि आपके क्वेश्चन आंसर का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, तो यहीं पर आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। पहली बात क्वेश्चन समझना, दूसरी बात उसका स्ट्रक्चर अपने दिमाग में, उसका रोड मैप अपने दिमाग में तैयार कर लेना। अगर आपको पता है कि आपकी मंजिल क्या है, आपको ये पता कि आपका रास्ता क्या है, तो सिर्फ आपका काम चलने का होगा। अगर आपके दिमाग में पेन उठाने से पहले ये पता है कि इस क्वेश्चन को क्या रिक्वायरमेंट है, क्या मुझसे पूछा गया है, कितने पार्ट्स में ये मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है और मुझे कितना इसका आंसर लिखना है। सबसे पहले कितने मार्क्स में है, कितने पेजेस में क्वेश्चन आ सकता है, कितने सेक्शंस इसमें लिखने हैं, कितने केस लॉस लिखने होंगे मुझे, और मुझे ये आंसर में क्या क्या एक्स्ट्रा ऐड करना होगा। अगर ये रोड मैप आपके दिमाग में तैयार है, सिर्फ आपको अब आंसर राइटिंग स्टार्ट करना है। कुछ बेसिक बातें, अब आंसर राइटिंग स्टार्ट करने के पहले आपको आपके आंसर किन किन चीजों से मिलेंगे। सो इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन। तो क्या हर क्वेश्चन का आपको इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड बताना होगा? अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है जिसमें आपको लगता है कि इसका इंट्रोडक्शन बन सकता है, तो आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। क्या आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी इंट्रोडक्शन की? नहीं, बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं है। आप पहले जो 4, 5 या 6 लाइनें हैं उसमें बेसिक अपना इंट्रोडक्शन बता सकते हैं। इस क्वेश्चन में कौन कौन से सेक्शन रिलेवेंट है आप वो बता सकते हैं। आप बैकग्राउंड दे सकते हैं कि क्या इसके जनरल बातें हैं इस क्वेश्चन के बारे में, ताकि जो भी कॉपी चेक करता है आपकी, वो ये पढ़ के समझ सके कि आप उस पूरे क्वेश्चन को अगर 5 या 6 लाइन में इंट्रोड्यूस करना हो, तो क्या आप बेसिकली वो क्वेश्चन की प्रॉब्लम समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं, या आपके आंसर में आगे उसको क्या देखने वाला है। अगर उसको ये पहले 5 या 6 लाइन में मिल जाएगा, तो वो आगे आपकी कॉपी में इंटरेस्ट लेगा। और अगर आपने इंट्रोडक्शन या इस तरह की कोई भी हेडिंग नहीं दी है, तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अब हम स्कूल या कॉलेज में तो कोई आंसर नहीं लिख रहे हैं ताकि हमें बताना पड़ेगा कि हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ये हमारी मेन बॉडी है, ये हमारा कंक्लूजन है। आपके स्ट्रक्चर देख करके समझ में आ जाएगा कि यस दिस इज द स्ट्रक्चर, ये सेक्शंस की बात की जा रही है और ये इसका कंक्लूजन होगा। तो आपको इस तरीके के कोई भी इंट्रोडक्शन या मेन बॉडी या कंक्लूजन, अगर आपकी आदत है कि आप सिनॉप्सिस बनाते हैं, कि आप पहले सिनॉप्सिस लिखते हैं उसके बाद अपना आंसर स्टार्ट करते हैं लिखना, आप ये सारी चीजें मत कीजिएगा एग्जाम में। अगर आप सिनॉप्सिस पहले लिखेंगे उसके बाद अपना आंसर लिखेंगे, आप अपना सिर्फ टाइम खराब करेंगे। सो अगर आपको डायरेक्ट इंट्रोडक्शन से चालू करना है या बैकग्राउंड बताना है, और अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप उसमें इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड मत बताइएगा, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है या आपसे डेफिनेशन वाला कोई क्वेश्चन आया हुआ है, या 2 मार्क्स के लिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है, आपको इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड बताने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही आपका उसका कंक्लूजन होगा। आप डायरेक्ट उसकी मेन बॉडी पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आप उस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। सो ये डिपेंड करता है कि किसमें इंट्रोडक्शन आएगा, किसमें कंक्लूजन आएगा। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का आपको कंक्लूजन लिखना हो या हर क्वेश्चन का आपको इंट्रोडक्शन लिखना हो। ये जो आपने रोड मैप तैयार किया है कि क्वेश्चन देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, सिनॉप्सिस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास बहुत हमेशा टाइम कम रहने वाला है एग्जामिनेशन के लिए। आप जब पहला पेपर लिखोगे, उसके बाद जब आप थर्ड पेपर तक जाओगे, तो आपको इतना ज्यादा टाइम, इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं होगी कि आप कंप्लीटली इतना सारा पेपर में लिख सको। सो आपको बेसिकली क्या करना है, कट शॉर्ट करना है। अननेसेसरली चीजें जिससे आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, उनको लिख करके टाइम खराब नहीं करना है, ना ही अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है। ठीक है, आगे आते हैं। अब क्वेश्चन किस टाइप से आपसे पूछे जा सकते हैं, तो लॉन्ग आंसर टाइप्स आ सकते हैं, शॉर्ट आंसर नोट्स आ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। सो अगर आपसे लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है, अगर सपोज करिए कि वो आपसे 8 मार्क्स का कोई क्वेश्चन पूछा गया है, सो आपसे वो कम से कम 2 या 3 पार्ट में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रिलेवेंट जितने भी उस टॉपिक से एसोसिएटेड अगर कोई दूसरे टॉपिक्स हैं, तो वो आपसे पूछेंगे कि आपको सारी चीजों को एक्सप्लेन करना है।
अगर उनको लगता है कि आपसे डिफरेंस पूछना चाहिए, जैसे बड़ा एक फेमस क्वेश्चन है कि 299 एंड 300 में क्या डिफरेंस है, आर वर्सेस गोविंदा के केस लॉ से के आपको उसमें समझाना है, या आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, आपको वो एक्सप्लेन करना है। तो क्या आप 299 300 उसके बाद आर वर्सेस गोविंदा का केस या दूसरे केसेस भी अगर उन्होंने पूछे हैं तो उसका बैकग्राउंड बताओगे आप, क्या आपको पूरे केस के डिटेल्स लिखनी है या सिर्फ मेन फैक्ट्स जो आपसे क्वेश्चन में पूछे गए हैं वो आपको लिखना है। उसके बाद क्या आपको टेबुलर फॉर्म में आंसर्स लिखने हैं, तो आप अगर टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं तो आप टेबुलर फॉर्म में लिख दीजिए, अगर आपको लगता है कि आपको अलग पॉइंटर्स में लिखना है तो आप पॉइंटर्स में लिख दीजिए। अगर आपको जो भी आपके आंसर होंगे आपको ये बताना होगा कि आपके आपके पास ये देखना होगा आपको कि आपके पास टाइम कितना है। अगर आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है तो आप पॉइंटर्स बनाकर लिख दीजिए, आपको लगता है कि आपके पास थोड़ा सा टाइम कम रहने वाला है तो आप टेबुलर फॉर्म में बना करके लिखिए। और तीन आप क्या कर सकते हैं, यहां पर टेबल्स बना सकते हैं, उसमें एक आएगा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, इधर पे आप लिख सकते हैं कल्पेबल होमिसाइड और यहां पे आप लिख सकते हैं मर्डर। सो किस बेसिस पे आपने यहां पर आपने किया है तो यहां पे सारे बेसिस लिख सकते हैं आप, और उसके बाद आपको क्या डिफरेंस लगता है वो लिख सकते हैं। आखिरी में आपका कंक्लूजन आ जाएगा इसके नीचे बॉडी में। सो 4 to 5 पेजेस में आपका, अगर 299 और 300 के ऊपर आपसे लिखने के लिए आता है डिफरेंस, सो आप क्या कर सकते हैं कि 3 to 4 और 5 पेजेस में इस आंसर को कवर कर सकते हैं। सो अगर आपसे पूछा गया कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है और कितना आपको आंसर लिखना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको उस आंसर में क्या क्या लिखना है। आपके पास टाइम कितना है उसके हिसाब से भी आपको ये चॉइस करना पड़ेगा कि आपको पॉइंटर्स में लिखना है या आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। उसके बाद अगर आपसे शॉर्ट नोट आता है तो शॉर्ट नोट में आप कितना लिख सकते हैं, क्या आप यूनिवर्सिटीज की तरह बहुत सारी कॉपीज आपके पास अवेलेबल है, बहुत सारा टाइम आपके पास अवेलेबल है, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम करने होते हैं यूनिवर्सिटी में तो आप ज्यादा लिख करके आते हैं। यहां पर अभी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आपसे पूछे जाने लगे हैं, क्या आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे? बहुत ज्यादा लिखने से ज्यादा जरूरी है कि क्या आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। अगर आप आधे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो और आपने बहुत ज्यादा लिखा है तो भी ये आपको एग्जाम में हेल्प नहीं करने वाला है। सो हमें इस तरीके से हमारा आंसर लिखना है कि हम सारे क्वेश्चन या मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर पाए, और हम उसमें जो भी काम की बातें हैं उन सारी बातों को इंक्लूड करें। अननेसेसरली की जो भी बातें हैं उनको हमारे आंसर में हम इंक्लूड ना करें। हमें यूनिवर्सिटी के एग्जाम की तरह नहीं लिखना है कि हम 7 या 8 या 10 या 12 पेजेस तक एक ही आंसर को लिखते जा रहे हैं, क्योंकि हमें बाकी के क्वेश्चंस भी करना है। और जो लास्ट ईयर का अगर हम मध्य प्रदेश का पैटर्न देखें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत बढ़ गए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए हैं, आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिलेंगे। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है आपके पास तो आप एक आंसर को लिखने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते हैं। आपके पास 3 घंटे रहने वाले हैं अपने 20 या 22 क्वेश्चन करने के लिए, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एक आंसर को आप कितना टाइम दे सकते हो। आप अगर 10 या 12 या 15 मिनट में कोई अपना आंसर लिख पाते हैं तो ये बहुत ज्यादा अच्छी स्पीड रहेगी आपके एग्जामिनेशन के लिए, ताकि आप उस स्पीड से सारे ही क्वेश्चन जो है वो टाइमली अटेम्प्ट कर पाए। और हो सकता है कई बार आपको ये भी लगेगा कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको बहुत अच्छे नहीं आते हैं, या कुछ हैं जो आते तो बहुत अच्छा है पर बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत मटेरियल है, आप अभी नहीं लिख पाएंगे, तो उनको आप बाद के लिए छोड़ सकते हैं। पहले जो आपको क्वेश्चंस आते हैं आप उनसे स्टार्ट कीजिए, आपने अपनी स्पीड मेंटेन की है, फिर जो कम आते हैं क्वेश्चंस उनको आखिरी के लिए रखिएगा, जो थोड़े से लेंदी हैं उनको आपने बीच में लिख लिया, और जो आपको थोड़ा सा लगता है कि जिसमें आपके पास कम है मटेरियल लिखने के लिए आपने उनको आखिरी के लिए बचा के रखा है। सो आपको टाइम मैनेजमेंट भी आंसर राइटिंग के साथ साथ करना होगा, क्या आंसर लिखना है, किस तरीके से आंसर लिखना के साथ बहुत ज्यादा जरूरी है कि आंसर आप कितने टाइम में कर पा रहे हैं। अगर आप एक आंसर को लिखने में बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं तो आपको बहुत आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप अपना टाइम पर पेपर खत्म नहीं कर सकते हैं। अधिकतर स्टूडेंट्स के साथ यही प्रॉब्लम आती है कि वो अपना टाइम पर पेपर खत्म नहीं कर सकते हैं, और अगर टाइम पर पेपर खत्म होता है तो वो बहुत सारा कंटेंट नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, शुरू के आंसर उन्होंने बहुत लेंदी लिखे हैं, बाद के आंसर में उनके पास टाइम भी नहीं बचा है और ना ही उनके पास उतनी एनर्जी बची कि अब उन आंसर्स को वो बहुत ज्यादा अच्छे से लिख पाए। सो आपको पहले आंसर के साथ ही अपना टाइम मैनेजमेंट और आपको बाकी के आंसर्स के साथ क्या लिखना है ये पता होना चाहिए। तो एक जनरल रीडिंग जब होती है, पेपर आपके हाथ में आया, आपने एक बार जनरल रीडिंग की, आपको पता चला कि कौन से क्वेश्चन है जो आपको पहले करने हैं, कौन से हैं जो आपको सबसे लास्ट के लिए बचा करके रखने हैं। उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन जब आपके पास आएंगे
कि अगर कोई सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है कि डायरेक्टली आपसे पूछ लिया गया है, कोई डेफिनेशन आपसे पूछ ली गई है, सो उसमें बहुत ज्यादा टाइम या बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपको 2 मार्क्स या 4 मार्क्स में अगर कोई डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि हाँ उसमें डायरेक्ट सेक्शंस आपको मेंशन करने हैं, आप जाकर के सारे सेक्शंस या जो भी डेफिनेशन आपसे पूछी गई है वो आप लिख सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई इंट्रोडक्शन हमें बनाना है और उसके लिए डेफिनेशन हमारे जो बेर एक्ट है या जो हमारा एक्ट है उसमें नहीं दी गई है, तो हमें उसकी डेफिनेशन के लिए या उसके बैकग्राउंड के लिए किसी और एक्ट का सहारा लेना पड़ता है। तो अगर आपको लगता है कि जो एक्ट का क्वेश्चन आया है उस एक्ट में उसकी डेफिनेशन नहीं है, किसी और एक्ट में उसकी डेफिनेशन दी है, तो आप बैकग्राउंड में ये बता सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन जो है इस एक्ट में दी गई है, और वहां से अपना आप स्टार्ट कर सकते हैं आंसर। ठीक है। डूज एंड डोंट, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको यह करना है कि आपको टाइम मैनेजमेंट पर बहुत ज्यादा काम करना होगा। दूसरा, आपके पास राइटिंग करने के लिए कितना आप आंसर आंसर लिखने के लिए आप टाइम ले रहे हैं, कितना टाइम आपको लगता है एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन लिखने में, कितना टाइम लगता है आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन लिखने में। आपको अगर पता है आपकी स्पीड, आपको पता है आपकी राइटिंग, सो अगर आपकी राइटिंग बहुत खराब है, आपने बिल्कुल भी ऐसा लिखा है जो बहुत छोटा है या बहुत ज्यादा बड़ा है, या आपकी राइटिंग ऐसी है जो पढ़ने में दिक्कत आती है किसी को, सो यहां पर आपको एक काम करना है कि ये माइंडसेट आपको समझना होगा कि अगर आप किसी की कॉपी चेक करते हो और अगर आपके सामने उस तरीके की कोई भी कॉपी आती है जिसमें आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना पड़ता है, या कोई भी आंसर ऐसा है कि जो बहुत मेहनत करने के बाद भी समझ नहीं आ रहे हैं क्या लिखा होगा, क्या कहना चाहते हैं, सो वहीं पर आपके मार्क्स कम होते जाएंगे। सो राइटिंग अगर बहुत अच्छी नहीं है तो भी आपको ये लिखना कि आप इतना साफ लिख सकें ताकि जो भी आपकी कॉपी चेक करने वाला है उसको एक्स्ट्रा मेहनत ना करना पड़े। यहां पर सीधा माइंडसेट है कि अगर आप उससे मेहनत करवाओगे आपके मार्क्स उतने ही कम होते जाएंगे। तो उस माइंडसेट के साथ आपको क्या करना है कि आपको साफ सुथरा लिखना है, बहुत ज्यादा गंदी राइटिंग में नहीं लिखना है, बहुत छोटा छोटा या एक साथ वर्ड्स चिपका करके नहीं लिखना है। आप अगर आपके वर्ड्स छोटे भी हैं, आप छोटा छोटा लिखते हैं, तो भी ये ट्राई कीजिएगा कि आप साफ लिखें। ठीक है। उसके बाद अगर आप मल्टी कलर पेन यूज करते हैं तो बिल्कुल मत कीजिएगा। मल्टी कलर पेन यूज करने से एक तो प्रॉब्लम यह है कि आपकी कॉपी आइडेंटिफाई हो सकती है, इसलिए आपकी कॉपी हो सकता है कि रिजेक्ट कर दी जाए। अगर आपने कुछ उसके ऊपर कोई भी रिलीजियस सिंबल बना के रखे हैं तो भी आपकी कॉपी रिजेक्ट की जाएगी। सो आपको कुछ भी आंसर्स के अलावा अपने कॉपी के ऊपर नहीं लिखना है। पेन चेंज करने के साथ, या अगर आप अंडरलाइन करते हैं तो आप नॉर्मल अंडरलाइन कर सकते हैं उसी पेन के साथ। बहुत ज्यादा आपको डिजाइन नहीं बनानी है, या ब्रैकेट में बहुत ज्यादा सारी चीजों का आपको नहीं बनाना है। अगर आप ये सारी चीजें करेंगे तो आपकी कॉपी हो सकती है कि आइडेंटिफाई हो जाए, और ये सब कुछ करने में आपका टाइम भी एक्स्ट्रा लगेगा। आप अगर पेन चेंज करते हैं बार बार तो आपका टाइम खराब होता है पेन चेंज करने में, और रिदम टूटती है। सो आप जिस भी पेन के साथ लिखना चाहते हैं, आज ही से, जिसमें आपको पता है कि आपको मेंस के आंसर लिखना है, उस पेन के साथ आज ही से आप अपनी राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। आपको पेन चेंज नहीं करना है। जिस भी पेन से आप मेंस एग्जाम में लिखने वाले हो, आज से आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस उसी पेन से स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है। क्या नहीं करना है हमें, ज्यादा जरूरी ये बात है कि अननेसेसरली सोचने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं बिताना है, क्योंकि अगर आपको इतने सारे क्वेश्चंस लिखने हैं तो आप बहुत ज्यादा टाइम किसी एक आंसर को नहीं दे सकते हैं। अगर वो आपका आंसर नहीं बनता है उसको छोड़कर आगे बढ़ जाइए, आखिरी के लिए बचाइए उसको। जब आपके मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, फिर आपके पास जो भी बचा हुआ टाइम है उन आंसर के लिए आप दे सकते हैं, उनके बारे में आप सोच सकते हैं कि इसमें क्या लिखना है। आपको क्या बातें हैं जो ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका आंसर जो है वो बहुत क्रिस्प होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसका सीक्वेंस नहीं है, पहले कहीं से स्टार्ट किया है मेन बॉडी में, फिर अलग कोई बातें हो रही है, फिर वापस आप आंसर पे आ रहे हो। एक सीक्वेंस, एक फ्लो होना चाहिए आपके आंसर में कि आप क्या कहना चाहते हो, आपका आंसर किस डायरेक्शन में आगे जाने वाला है। जो भी रिलेवेंट टॉपिक्स हैं सिर्फ वही बताइएगा आप। जो इररिलेवेंट बातें हैं, ठीक है कि आपने कहीं पढ़ी हो सकती है, हो सकता है कि आपने सुनी हो या आपको प्रैक्टिकल उस चीज के बारे में पता है, अगर वो बातें रिलेवेंट है तो ही आप लिखिए। इररिलेवेंट बातों का भले ही आपको पता है लेकिन आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, प्लीज डोंट राइट दैट इररिलेवेंट थिंग इन योर एग्जामिनेशन और एक्सप्लेनेटरी। आपके पास ये चार जो चीजें हैं, दिस इज द कोर ऑफ योर आंसर। अगर आपको ये पता है कि व्हाट इज द कोर ऑफ योर आंसर, तो क्रिस्प होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए और एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। पूरा जो भी क्वेश्चन उन्होंने पूछा है आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो, जो भी उनको आंसर चाहिए, क्या
वो आपकी कॉपी पढ़ने के बाद आंसर समझ पा रहे हैं? यस। आपको ये माइंडसेट के साथ अपना आंसर लिखना होगा कि आपको आंसर उनको पढ़वाना है। जो भी आपकी कॉपी चेक करने वाले हैं, उनको आंसर आपको पढ़वाना है। वो क्यों कोई मेहनत नहीं करेंगे, सरसरी तौर पर ऊपर से देखते हुए निकल जाएंगे वो। अगर आपने आंसर कुछ इस तरीके से लिखा है, आपका पूरा की पूरा ऑर्गेनाइज्ड है, रिलेवेंट बातें आपने लिखी है, तो जो भी चेकर होगा वो देखेगा कि हाँ ठीक है, ये सारे बातें, ये सारे जो एसेंशियल थे इस आंसर्स के लिए, आपकी कॉपी में अगर वो सरसरी तौर पे भी देखता है तो उन कीवर्ड्स पे उसकी नजर जानी चाहिए जो आपने, जो उस एग्जामिनेशन में रिक्वायरमेंट है, जो आपसे पूछा गया है, जो उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। आपने अगर वो सारी बातें अपने आंसर में इंक्लूड की हैं तो आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने इररिलेवेंट बातें लिखी हैं तो वो लाल पेन से गोला बना देंगे और उसके कोई मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। उन बातों को लिख करके आपने क्या किया, अपना टाइम खराब किया। हो सकता है कि वो टाइम बचा करके आप दूसरे आंसर्स को ज्यादा अच्छे तरीके से लिख सकते थे। सो इररिलेवेंट बातें लिख करके अगर आप अपना टाइम खराब करेंगे तो आपके आंसर्स भी कम होंगे या आपके आंसर्स की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, और उसके बाद जितने भी आपने आंसर्स लिखे हैं उनके माइंडसेट में ये जाएगा कि बाकी के आंसर भी इस तरीके से ही लिखे गए होंगे। सो आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए कि ये मुझे कॉपी सामने वाले जो भी इसको पढ़ेगा उनसे पढ़वानी है। आपको इस तरीके से अपना आंसर फ्रेम करना होगा ताकि कोई भी उस आंसर को पढ़े तो उसका मन हो कि आगे उन्होंने क्या लिखा है और क्या बातें इन्होंने बताई होगी। इस तरीके से आपको अपना आंसर जो है ये फ्रेम करना होगा। की टू एस एट आंसर राइटिंग, सिंपल सी बात है, आंसर राइटिंग स्किल है और ये स्किल ऐसी है जो प्रैक्टिस के साथ बहुत आसानी से इस पे कमांड हासिल की जा सकती है। अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं आंसर राइटिंग की, अपने जो भी मेंटर्स हैं उनको दिखाइए, उनसे पूछिए कि इसमें क्या आंसर आ सकता है, क्या नहीं आंसर आ सकता है, कितने सेक्शन है जो मेरे को लिखने चाहिए, क्या नहीं लिखने चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे अपने आंसर की, सो आप उतनी ही ज्यादा अच्छी कमांड कर पाएंगे अपने आंसर राइटिंग में, अपने टाइम मैनेजमेंट पे। और जितना हो सके उतनी अपनी कॉपीज बार बार चेक करवाइए उन लोगों से जो एग्जाम लिख चुके हैं या जो भी आपके मेंटर्स हैं जिनको पता है कि आंसर्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। बार बार आप अपने आंसर्स उनसे चेक करवाइए, उनसे पूछिए कि इसमें और क्या लिख सकते हैं या क्या ऐसी चीजें हैं जो नहीं लिखनी चाहिए। सो सिंपल सी बात है कि अगर आपको अपने आंसर राइटिंग में अगर बहुत अच्छे मार्क्स लेना है तो आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि आपकी कॉपी आपको पढ़वाना है सामने वाले से। सो जो भी आंसर आपके चेक करेगा, अगर आपके आंसर देख करके उसको अच्छा लग रहा है कि हाँ इसने रिलेवेंट बातें लिखी है, काम की बातें लिखी हैं, सारा जो भी क्वेश्चन पूछा गया था ये अच्छे से इसने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने एक बार, हो सकता है कि कोई बात जो है वो भूल भी गए हैं आप लिखना या उस टाइम पर ध्यान में नहीं आया, तो आप उन सारी बातों को अगर नहीं भी लिख पाते हैं, एक या दो आंसर जो आपके आखिरी में बचे हुए हैं उसमें उतना अच्छा आपने नहीं लिख पाया, तो भी अगर आपकी पूरी कॉपी शुरू से बहुत अच्छी जाती है तो आखिरी तक इन वही माइंडसेट के साथ क्या होता है, आपको जो है थोड़ा सा जनरल मार्किंग की जाएगी, आपके साथ बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने कुछ भी इररिलेवेंट बातें लिखी हैं एग्जाम में तो वही आपके अच्छे आंसर्स के साथ भी होगा कि हो सकता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट माइंडसेट वो उस क्वेश्चन के भी आपको कम नंबर दे जिसमें आपने बहुत मेहनत करके बहुत अच्छे से लिखा है। सो आपको बहुत फालतू बातें नहीं लिखनी है अपने इस आंसर में। एंड लास्ट थिंग, अगेन प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे अपने आंसर राइटिंग की, आपका कमांड आंसर राइटिंग में उतना ही होगा। एमपी के साथ अच्छी चीज ये है कि एमपी में आप जो भी रिलेवेंट चीजें होती हैं आपको ये पता होता है कि हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे मेंस के लिए रेडी करना है, ये मेंस के लिए रेडी नहीं करना है। मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर आपको पता होते हैं कि हाँ मुझे ये टॉपिक्स जो हैं ये मेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये तो मुझे याद होने ही चाहिए। सो उन आंसर्स की आप बार बार प्रैक्टिस करें। जो भी प्रीवियस ईयर में आपको मध्य प्रदेश में पूछे गए हैं उन सारे आंसर्स की आपको कम से कम 2 से 3 बार या 4 बार लिख करके प्रैक्टिस करनी है। आपको अपना टाइम मैच करना है कि आप उस आंसर को कितना लिख पा रहे हैं। प्रीवियस ईयर में अगर आपके पास 3 घंटे हैं, क्या आप कितने आंसर हैं, कितने टाइम में उसको कंप्लीट कर पा रहे हैं। बार बार आपको प्रैक्टिस करनी होगी उन्हीं आंसर्स को कम से कम 10 बार लिख करके जब आप देखोगे तब आपको अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा तो सिर्फ आपकी मसल्स मेमोरी पे आप वो आंसर लिख दोगे। अगर आपने इतनी बार प्रैक्टिस की है किसी भी आंसर को लिखने की तो आपकी मसल्स को पता है कि इसका आंसर क्या होगा। सो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा
अगर आपकी मसल मेमोरी में कोई भी आंसर आ जाता है तो। सो प्रैक्टिस से ही आपको आ सकता है। जितना हो सके उतना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम दिन में 1 या 2 क्वेश्चन तो आपको, भले ही आप कभी से भी स्टार्ट कर रहे हो तैयारी, 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर, आपकी तैयारी जब से भी स्टार्ट होती है, आपको उसी दिन से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। अगर आप पहले प्रीलिम्स की तैयारी करोगे, फिर आप चाहोगे कि आखिरी के 2 या 3 महीने में आप मेंस आंसर राइटिंग कर लो, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल कि कोई भी व्यक्ति प्रीलिम्स की तैयारी करे, फिर मेंस की तैयारी करने के बाद जब रिजल्ट आएगा उसके 2-3 महीने में वो मेंस आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस करेगा, वो ऐसे भी प्रैक्टिस कर लेगा, जजमेंट राइटिंग भी प्रैक्टिस कर लेगा। सो प्रीलिम्स की कोई तैयारी नहीं होती है। हमेशा आपको यह ध्यान में रखना होगा कि तैयारी हमेशा मेंस एग्जाम की होती है। प्रीलिम्स जो होता है वो एक छलनी की तरह काम करता है, कि अननेसेसरली बहुत कॉपीज चेक करने से अच्छा है कि प्रीलिम्स करके बाहर निकाल दीजिए बाकी लोगों को। उसके बाद जिन लोगों की जो वाकई में क्वालिफाई कर गए हैं, उन्हीं की आपको क्या करना है, कॉपी चेक करना हो। तो आपका कंपटीशन एक्चुअली में तब स्टार्ट होता है जब आप मेंस में अपना आंसर लिखना स्टार्ट करते हो। सो अगर आप मेंस की स्टार्ट करते हो तैयारी हमेशा से, तो प्रीलिम्स तो आपका उसी के साथ तैयार हो जाता है। कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जो सिर्फ मेंस में आते हैं, प्रीलिम्स में नहीं आते हैं। कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जो सिर्फ प्रीलिम्स में आते हैं, मेंस में नहीं आते हैं। सो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर पाओ, ऐसे सेक्शंस को आइडेंटिफाई कर पाओ, और ये बहुत ही रेयर है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो मेंस का और प्रीलिम्स में कभी ना पूछा जाए। इट इज वेरी रेयर। सो हाँ, ये जरूर हो सकता है कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हो, मेंस में कभी ना पूछा जाए आपसे, इसके चांसेस बहुत हैं। तो कुछ ऐसे सेक्शन है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए काम के हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप अगर वो सारे टॉपिक्स को लिख देंगे, इतनी बार लिख लेंगे कि अगर आपको ये पता है कि आपसे कोई नींद में भी उठा करके पूछे कि इसका आंसर क्या होगा, और आपको पता है कि उसका आंसर क्या है, तो इतनी आपको प्रैक्टिस करनी है अपने आंसर राइटिंग की। अगर आप ऑलमोस्ट 200 से 250 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं लिख करके, तो जिस दिन आप एग्जाम में जाकर के बैठोगे, आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं आता हो, जिसको आप ऑलरेडी 10 बार नहीं लिख करके देख चुके हैं। 200 to 250 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। अगर इतने भी क्वेश्चन आपने मध्य प्रदेश के लिए प्रैक्टिस कर लिए हैं प्रीवियस ईयर के, सो आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा। 99% चांसेस है कि आपको सारे ही क्वेश्चन के आंसर बने। 1% चांस है कि कोई ऐसा टॉपिक जो प्रीवियस ईयर में या इससे पहले कभी किसी एग्जामिनेशन में नहीं पूछा गया है, वो आपसे पूछ ले। अदरवाइज 99% चांसेस है कि जो 200 और 250 क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए हैं, वो आपको वही एग्जाम में देखने को मिले। और बात यह है कि आप किसी चीज में महारत तब हासिल करते हो जब आपको 50,000 क्वेश्चन नहीं पता हो, लेकिन आपको 200 क्वेश्चन पता हो, लेकिन वो 200 क्वेश्चन ऐसे पता है कि अगर वो एग्जाम में 200 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल गए, तो आप उसका बेस्ट आंसर लिख करके आओगे। अगर आपने 12 सब्जेक्ट्स के, मगर मैं बोलूं कि हर सब्जेक्ट्स में ऑलमोस्ट आपको 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ना, कि अगर 12 क्वेश्चन आपके 12 सब्जेक्ट्स हैं और आपने हर सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चंस रेडी किए हैं, 20 प्रश्न अगर आपने तैयार किए हैं हर सब्जेक्ट के, तो ऐसा कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होगा जो आपने पहले सॉल्व नहीं किया है। और अगर आपके पास 1 या 2 या 3 साल है, और 3 साल में अगर आपको 200 और 250 क्वेश्चन ही रेडी करने हैं, तो आपके पास बहुत टाइम होगा अपने उन आंसर पे कमांड करने का, मास्टरी करने का। और वही 200 टू 250 क्वेश्चन ही आपको प्रैक्टिस करने हैं। उनको रोज प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका बेस्ट आंसर आपके पास पहले से रेडी है, और वही आपको मेंस एग्जाम में देखने को मिलेगा। सो आपको क्या नहीं करना है वो हम पहले ही बात कर चुके हैं। क्या करना है, तो प्रैक्टिस करना है उन 200 से 250 तक की क्वेश्चंस की जो आपको बार 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 एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर आपके पास 200 से 250 क्वेश्चन रेडी हैं, तो आपका मेंस कोई भी नहीं रोक सकता। आपका टाइमिंग मैच हो जाएगा, आपका आंसर परफेक्ट होगा, आपको और कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो उस एग्जाम को क्वालिफाई करने से रोके। इवन आप मेरिट में भी काफी ऊपर जा सकते हैं अगर आपके पास वो 200 से 250 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं। और अगर आपके पास 2 या 1.5 साल है, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है उन 200 और 250 क्वेश्चंस को बार बार लिख करके देखने का। अगर आप डेली एक क्वेश्चन भी लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, तो भी आपके पास इतना टाइम होगा कि उन क्वेश्चंस को एटलीस्ट, अगर आप 1.5-2 साल आपके पास है, तो कम से कम 2 से 3 बार एक आंसर को आप लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपने वो प्रैक्टिस की है, तो आपका प्रीलिम्स भी ऑलरेडी उन 200 टू 250 क्वेश्चंस का, आपका प्रीलिम्स डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो इतनी बार आप क्वेश्चंस लिख चुके हैं। तो प्रीलिम्स के लिए भी फिर आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको उन
आइडेंटिफाई करना है उन 200 से 250 क्वेश्चंस को जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, या उन 200 से 250 टॉपिक्स को, अगर क्वेश्चन से ज्यादा बोला जाए तो उन टॉपिक्स को जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो एग्जाम के, जो मेंस के लिए काम के हैं आपके। अगर 200 से 250 टॉपिक्स आपके रेडी हैं तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है बेस्ट आंसर लिखने से। चलिए, तो विश यू गुड लक।